हाँ जी, देखिएगा हमने क्वेश्चन लिखा। ठीक है जी, सेकंड क्लास है ये हमारी हायर परचेज की। क्वेश्चन में क्या बताया गया? क्वेश्चन में बोला गया है, समझा रहा हूं मैं चीजों को, कि कैश प्राइस है 22,350 का, जिसकी डाउन पेमेंट थी 6,000 और बैलेंस 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा 6,000 रुपए। इंटरेस्ट है 5% और डेप्रीसिएशन है 10% WDV से। अच्छा, अब एक बात बताओ, इसको ना चेक करने का तरीका कि कैसे चेक किया जाए। मैं ये कहता हूं, ध्यान से सुनना, कि अगर मैं ये बोलूं कि मेरा कैश प्राइस 22,350 है और उसकी पेमेंट इस तरीके से की गई है कि 6,000 तो डाउन पेमेंट और प्लस 6,000 रुपए 3 इंस्टॉलमेंट में, यानी कि 18,000 हो गए। तो ये टोटल कितना हो गया? 24,000। और 24,000 इज ग्रेटर देन कैश प्राइस दैट इज 22,350। मानते हो? ठीक है जी। तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या है? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कहां होता है? इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर होता है। तो इसका मतलब यहां जो ये 24,000 रुपए बताया गया है, ये हमारा हायर परचेज प्राइस है और इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो जब हम इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट करेंगे 6,000 रुपए की, तो हमें उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं करना। टेस्टिंग सिस्टम समझ गए? टेस्टिंग सिस्टम ये है कि हायर परचेज, ये जो स्कीम तुम्हें बताई गई है, इसके प्राइस को कैश प्राइस से कंपेयर करो, और अगर वो आता है ज्यादा तो इसका मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है, और अगर इंटरेस्ट इंक्लूड है तो अलग से थोड़ी ना इंक्लूड करेंगे। बात समझ में आई? ये क्रॉस वेरीफाई करने का तरीका है। समझ में आया नहीं है? ठीक है जी, इसको मैं भगा देता हूं यहां से। आ जाओ जी। अब मैंने वर्किंग नोट बनाया। मैंने बोला मेरा कैश प्राइस कितना था? 22,350। अब डाउन पेमेंट के ऊपर तो इंटरेस्ट लगता नहीं है, इसलिए कैश प्राइस लिया है मैंने, डाउन पेमेंट माइनस कर दिया, तो इतना आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ गया मेरा। अब इतने आउटस्टैंडिंग के ऊपर 5% इंटरेस्ट है, 818 रुपए। तो मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमेशा बढ़ जाएगा अगर इंटरेस्ट लग जाएगा मेरे लोन के ऊपर। एक तरीके का लोन ही था ये, तो मेरा इंटरेस्ट लगने के बाद में लोन इंक्रीज हो गया। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की गई तो मेरा लोन घट गया 6,000 रुपए। देखो मैंने यहाँ 6,000 किया, 6,000 प्लस 818 नहीं किया, क्योंकि 6,000 के अंदर 818 रुपए ऑलरेडी इंक्लूडेड था, ऐसा हमने पहले ही देख लिया। फिर आउटस्टैंडिंग अमाउंट नेक्स्ट आ गया 11,168 रुपए, उसके ऊपर इंटरेस्ट निकाला 558। टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना बन गया, यानी कि टोटल अमाउंट ड्यू कितना बन गया प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में? 11,726 रुपए। फिर इंस्टॉलमेंट पे कर दी सेकेंड 6,000 की, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट रह गया 5,726। और फिर लास्ट में हमारे पास में इस बैलेंस के ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है, इस बैलेंस के ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो इतना बनता है कि यहाँ पे ना 612 आ जाएगा। तो हम ज्यादा पैसे क्यों देंगे कंपनी को? ये तो हमने जो ऊपर फिगर्स राउंड ऑफ कर दी हैं उसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो हम ज्यादा पैसा नहीं देंगे कंपनी को, तो हम क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही हम इस बार का इंटरेस्ट मान लेते हैं। लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ऐसा होता है कई बार, कुछ रुपयों का डिफरेंस आता है, लेकिन हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि अगर यहाँ पे 6,012 रुपए आ जाए और हम 6,000 पे कर दें तो इसका मतलब 12 रुपए फिर आउटस्टैंडिंग बच जाएंगे, वो आउटस्टैंडिंग नहीं छोड़ने। और ऐसा क्यों होगा कि हम किसी को 6,000 के बदले में 6,012 रुपए पे करेंगे, है ना? तो हम क्या कहते हैं, हम बैलेंसिंग फिगर किसको मान लेते हैं? हम इंटरेस्ट को 12 रुपए से कम कर लेते हैं। जितना आ रहा था उसमें से 12 रुपए हमने कम कर लिया, तो कितना है बैलेंसिंग फिगर? 274। आमतौर पे क्वेश्चंस के अंदर ऐसा होता है, लेकिन फिर भी आप चेक कर लीजिएगा इसको अपने हिसाब से। आप 5726 पे ही इंटरेस्ट लगाइएगा, कहीं ऐसा ना हो ऊपर से आप गलत चलते हुए आ रहे हैं और नीचे आपने बैलेंसिंग फिगर मान लिया सारे अमाउंट। ठीक है? अच्छा जी, हमारे पास में ये तो हो गया। अब हमें जनरल एंट्री फॉर्म करनी है, लास्ट क्लास में सिखाई थी। बताओ, मुझे तो आती नहीं है, मैं तो भूल जाता हूं सिखाने के बाद में। सबसे पहली जनरल एंट्री क्या होगी? हायर किसकी बुक्स में बना रहे हैं? हायर परचेजर की बुक में हायर वेंडर अकाउंट बना रहे हैं।
ठीक है ना। तो हमने पहली एंट्री क्या बनाई थी, प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। जिस बच्चे की ये फर्स्ट क्लास हो वो पिछली क्लास रिकॉर्डेड वे में ले लेगा ताकि उसको समझ में आ जाए। कितने रुपए के लिए था ये, इसका कैश प्राइस हम लिख देंगे यहाँ पे 22,000। एक सेकेंड, थोड़ी सी जगह बनाइए। 22,350 बीइंग मशीनरी परचेज्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम। यहाँ पे इसको भी जरा ठीक कर लेते हैं। ठीक है ना, खुला खुला हमें जगह मिल जाएगी। हाँ जी, सेकेंड एंट्री डाउन पेमेंट करने की, तो एंट्री क्या बन जाएगी, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और वो डाउन पेमेंट थी 6,000 रुपीज। बीइंग डाउन पेमेंट पेड। नेक्स्ट थर्ड एंट्री इंटरेस्ट ड्यू की, ईयर एंड पे इंटरेस्ट ड्यू होगा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, इंटरेस्ट ऑन हायर प्लांट एंड मशीन, हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट से एक तरफ से हमारा एक्सपेंस बढ़ गया इसलिए डेबिट हो गया, और लायबिलिटी बढ़ गई इसलिए क्रेडिट हो गई क्या, हायर वेंडर अकाउंट। ठीक है, कितना, 818 रुपए। ठीक है सर। अब थर्ड एंट्री के बाद नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस कहां से आ जाएगा, इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, बिल्कुल सही। एक सेकेंड, इसको भी जरा सीक्वेंस में लगा लेते हैं। ठीक है जी, फोर्थ एंट्री इंस्टॉलमेंट पे करने की, जैसे डाउन पेमेंट की थी, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की थी, 6,000 की। और फिफ्थ एंट्री, हमने डेप्रीसिएशन लगाया होगा जरूर प्लांट एंड मशीनरी पे, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, नहीं, टू प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर अकाउंट। डेप्रीसिएशन 10% था, और कैश प्राइस के अमाउंट के ऊपर लगेगा कितना, 22,350 के ऊपर 22,35, 10% लगेगा ना, 22,35। अब सिक्स्थ एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दोनों का इंटरेस्ट और डेप्रीसिएशन डालने का, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, आप लिख लेना पूरा, टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। डेप्रीसिएशन था 2235, इंटरेस्ट था शायद 818 रुपए, और टोटल कितना हो गया ये P&L अकाउंट में, बोलो, 3,053। ये हमारी सारी जर्नल एंट्रीज हैं। ठीक है, किसी बच्चे को कुछ समझ में ना आया हो पूछ सकता है, बोलो जी। आपने किया खुद, हाँ तो फिर क्या करना है,
मतलब आप क्या कहना चाहती हैं, जनरल एंट्री लिखने के लिए पूछ रही है? हाँ लिखिए, एक दो क्लासेस में जनरल एंट्री लिखिए, बाद में हम फिर डायरेक्ट एंट्री, क्योंकि नया चैप्टर है ना बेटा, तो हमें ना बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितनी बार जनरल एंट्री लिखेंगे ना, उतनी बार हमारा क्वेश्चन सही होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो आप जनरल एंट्री लिखिए, अभी आप छोटे बच्चे हैं। लेजर पोस्टिंग करते हैं जी इन्हीं जनरल एंट्रीज की। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट भी बनाएंगे, वैसे लेजर पोस्टिंग करना ठीक है। अब मैं टी फॉर्म में बना रहा हूं यहाँ पे, आप इसको प्रॉपर बनाएंगे। तो क्या लिखूं मैं, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर अकाउंट, कौन सा अकाउंट है ये, हायर वेंडर अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री क्या थी, मशीनरी ऑन हायर अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। मैं एक डेट ले लेता हूं, मान लीजिए 1 अप्रैल 2017 ले लिया मैंने, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिख दिया बाय प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर, और इसका कैश प्राइस कितना था, 22,350 ना, ठीक है सर। अब सेम डेट पे मैंने कुछ पेमेंट की थी, एंट्री क्या हुई थी, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो 1/4/2017 को ही मैंने यहां लिख दिया टू बैंक अकाउंट, 6,000 रुपए किसके, डाउन पेमेंट के। ओके सर। अब 31 मार्च 2018 आया और मेरा इंटरेस्ट ड्यू हो गया, और उसकी एंट्री क्या हुई, इंटरेस्ट टू हायर वेंडर अकाउंट, है ना। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं बाय इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो हमारा आया था, हमारे वर्किंग नोट से ये अमाउंट हमने निकाला हुआ है, ठीक है ना, कितना है हमारा, 818 रुपए। और फिर मैंने इसकी पेमेंट कर दी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की 31 मार्च 2018 को, और पेमेंट की एंट्री भी सेम होती है, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मैंने यहां पे लिख दिया टू बैंक अकाउंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है, 6,000 रुपीज। और फिर बैलेंस सीडी लिख देंगे और अकाउंट को क्लोज कर देंगे, टू बैलेंस सीडी। बोलो कितना आ गया, वर्किंग नोट बनाया हुआ था ना हमने, 17,168 बैलेंसिंग फिगर। ये फर्स्ट ईयर का काम खत्म हो गया। अब 1/4/2018 को हमारा बैलेंस बीडी कितना था, बाय बैलेंस बीडी 17,168 के ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा अब ईयर एंड पे, कब, 31 मार्च 2019 को इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। तो वही एंट्री बनेगी, बाय इंटरेस्ट ऑन एचपी, ठीक है। और सेकंड इंटरेस्ट कितना था हमारे पास में, कितना, 558। ऑनलाइन में कोई बच्चा कुछ बोल रहा था शायद, यस सर, वो बैलेंस शीट 11,168 आया। अगर तुम ऐसे करोगे तो कैसे खेल पाएंगे हम, 11,168। बेटा बैलेंसिंग ये फिगर्स तो सही बताओ मुझे, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन भी करूंगा और आंसर भी करूंगा। कितनी मजदूरी करवाओगे मुझसे, तो सही बताओ। 31/3/2019 को फिर हमने सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे की, वही एंट्री बनेगी, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 6,000 रुपए की। हाँ सर। और फिर बैलेंस सीडी क्या रह जाएगा बता दो,
526 टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर और ये अकाउंट क्लोज। फिर 1/4/2019 को बाय बैलेंस BD 5726 और फिर 31 मार्च 2020 को इंटरेस्ट ड्यू बाय इंटरेस्ट ऑन HP। लास्ट वाला इंटरेस्ट जो बैलेंसिंग फिगर से निकाला था 274 और यहां पे हमने 31 मार्च 2020 को लिख दिया टू बैंक अकाउंट 6,000 रुपए और बैलेंस CD कितना आ गया? कुछ भी नहीं, यानी कि नील। लिखेंगे तो ज्यादा खूबसूरत लगेगा। ये दिखाने की कोशिश की है मैंने नील लिख करके कि सारा का सारा अमाउंट पे हो चुका है और अब ये प्लांट एंड मशीनरी मेरी हो चुकी है। क्या? हाँ, सभी ईयर्स की जनरल एंट्री लिखनी होती। ठीक है, ये हो गया। अगला अकाउंट बनाऊं या नोट कर रहे हो? नोट कर लो, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, ये प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर है और अब आप लोग मेरे जीनियस, मेरे चैंप्स मुझे कुछ जवाब देंगे। मैंने यहाँ पे एक एंट्री बनाई है और सबसे पहली एंट्री हमने कैश प्राइस से बनाई थी और क्या बोला था? प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर टू हायर वेंडर अकाउंट, कैश प्राइस से बनाई थी। वही वाली एंट्री है सबसे पहले, ये जो लिखी हुई है ये रहा, और इसमें कैश प्राइस है। क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि इसकी एक्चुअल प्राइस तो हायर परचेज प्राइस थी इस प्लांट एंड मशीनरी की, तो इसको उस अमाउंट के ऊपर डेप्रिशिएट होना चाहिए? कैश प्राइस पे क्यों लिखे हैं? मैं ये कह रहा हूं, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमने इसे कितने में खरीदा है? हमने इसे 22,350 रुपए में खरीदा है क्या? नहीं, हमने तो इसे 24,000 में खरीदा है। तो हम 22,350 के ऊपर डेप्रिसिएशन क्यों लगाएंगे? 24,000 पे क्यों नहीं लगाएंगे? हाँ, मार्केट वैल्यू तो ये थी, लेकिन हमारा प्राइस क्या पड़ा? हमारा कॉस्ट प्राइस क्या पड़ा? 24। तो यहाँ 24 नहीं लिखा जाना चाहिए? लिखा जाना चाहिए ना। हाँ सर, शुभम जी आप क्यों मना कर रहे हो? मार्केट प्राइस के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगना चाहिए या फिर जिस कॉस्ट पे मैंने इसको परचेज किया उस प्राइस पे होना चाहिए? हाँ, कैरेज इंस्टॉलमेंट वो सब ऐड करते हैं, लेकिन यार एक बात बताओ, मेरी जेब से 24,000 गया या 22,350 गया? तो 24 पे इंटरेस्ट क्यों? हाँ, ये भी हो सकता है ना कि एकदम तो नहीं गया ना मेरी जेब से 24,000। चलो नहीं गया एकदम, 7 साल के बाद हम तो डेप्रिसिएशन 20 साल लगाएंगे। ठीक है, 3 साल तक तो पेमेंट करिए। 3 साल तक पेमेंट करी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी पेमेंट करी तो है। हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में ये, मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं कि हमने इसे 24 का खरीदा तो 24 पे क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि वो मार्केट प्राइस नहीं है। तो ये हमारी कोई गुड्स थोड़ी है, ये तो हमारी प्लांट एंड मशीनरी है। वो तो स्टॉक होता है जो क्या नाम है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे लिखते हैं, वो तो स्टॉक होता है। ये तो प्लांट एंड मशीनरी। जबरदस्त, इसने दिया सही जवाब। मैं बता देता हूं तुम्हारे को इसने कहा क्या, पहले सुनो। ये टिक टिक मत कर, हाँ पेन से टिक टिक मत कर, सुनो। इस बंदे ने एक बात बोली है, इस बच्चे ने एक बात बोली है, तुम लोगों को मैंने फुल कंफ्यूज करने की कोशिश की है। मैंने कहा 24,000 रुपए लिखो ना, क्योंकि तुम्हें 24 में पड़ा है। कहता है हाँ सर ठीक है 24 में पड़ा है, लेकिन 24 की ना कैपिटल कॉस्ट 22,350 है और रेवेन्यू कॉस्ट
इंटरेस्ट अमाउंट है जो हमने पे किया है, और इस इंटरेस्ट को हम P&L अकाउंट में ले गए हैं, और अब इस कैपिटल कॉस्ट का डेप्रीसिएशन हम P&L अकाउंट में ले जाने वाले हैं। अगर आप गलती से 24,000 के ऊपर ही डेप्रीसिएशन लगा देंगे तो इसका मतलब जिस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि इंटरेस्ट का अमाउंट था उसको आप एक बार तो P&L में ले जा चुके हैं, अब डेप्रीसिएशन के नाम पे दूसरी बार भी लेकर के जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम, हालांकि आप लोगों ने गलत नहीं किया, मैंने गलत करवाने की कोशिश की है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आपका हाथ गलत करने जाएगा ना तो दूसरा उसको रोक लेगा कि सुन भाई तू गलत कर रहा है। क्या गलत कर रहा है? ये गलत कर रहा है कि तूने पहले इंटरेस्ट को ऑलरेडी P&L में चार्ज कर दिया, अब तू डेप्रीसिएशन के अंदर डेप्रीसिएशन के नाम से फिर से P&L के अंदर चार्ज करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इसलिए डेप्रीसिएशन किस वैल्यू पे लगना चाहिए? कैपिटल कॉस्ट पे लगना चाहिए, और कैपिटल कॉस्ट कितनी है हमारी? 22,350। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। हटा देते हैं इसको। चलो, मतलब बात दरअसल ऐसी नहीं होनी चाहिए कि दिवाकर सर ने कह दिया 22,350 पे लगाओ डेप्रीसिएशन, तो हम उसी पे लगा रहे हैं। क्यों? उसकी वजह तो जाननी चाहिए ना, कोई थंब रूल थोड़ी। ठीक है, आ जाओ जी, आगे चलते हैं। बहुत से बच्चे ऐसी गलतियां कर देते हैं ना, इसलिए, और वो वही लोग ऐसी गलतियां करेंगे जो हमारे पास में जर्नल एंट्री के अंदर 22,350 नहीं लिख रहे होंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जर्नल एंट्री लिखना बहुत जरूरी है। चलो खैर, आगे चलते हैं। 31 मार्च 2018 को इसकी बैलेंस सीडी रह गई। ये 10% डेप्रीसिएशन लगा है इसका, ठीक है जी, 22,235, और इसका अमाउंट कितना हो गया ये माइनस करके जल्दी से बता दो बैलेंस शीट। 20,115, ठीक है जी। और बस अब इसको जल्दी जल्दी बना देंगे। टू बैलेंस बीडी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट तो हमें बनाना आता ही है। 31 मार्च 2000, ये आ गया 1/4/2017, कहां से 18 आएगा ना, 31 मार्च 2019 आ जाएगा बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। कितने दुष्ट हो तुम, WDV मेथड है और सामने सामने गलत कर रहे हो। 10% तो ऐसी फिगर है। बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई? 103, 18,103, ठीक है जी। अब 31/3/2019 था ये, 1/4/2019 को टू बैलेंस बीडी 18,103, और फिर 31 मार्च 2020 को बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, बोलो 810, और फिर बाय बैलेंस सीडी 31/3/2020, ठीक है जी। ये हमारा अकाउंट बन गया प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर। ठीक है जी, ये एक और एग्जांपल है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था, और यहाँ पे एक बारी फिर दोबारा से प्रैक्टिस कर लिया। 6,000 रुपीज है इंस्टॉलमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट, और उसके ऊपर कोई डाउन पेमेंट है नहीं, इंटरेस्ट है 20%। हाँ जी, मैं कह रहा बुक में ना ये नहीं दे रखा जो आपने इंस्टॉलमेंट में से पैसा माइनस कराना है इंटरेस्ट का। हाँ, बुक में कुछ ऐड कर करके दे रखा है। मैं देख लूंगा, चेक कर लूंगा, डाउट ले लेंगे आपका। ठीक है, सुनो, 6,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट थी, और हायर परचेज प्राइस कितना आ गया हमारा? 6,000 इंटू 4 इंस्टॉलमेंट, यानी कि 24,000। अब हमारे को, अगर हम क्या करें, हमें कैश प्राइस पता लगाना है, क्योंकि कैश प्राइस के बिना तो हमारी कोई जर्नल एंट्री नहीं हो सकती, ना लेजर फॉर्मिंग हो सकती है। तो हम क्या करेंगे जी, कैश प्राइस पता करने के लिए ना इंस्टॉलमेंट्स में से इंटरेस्ट निकालना शुरू कर देंगे, माइनस करना शुरू कर देंगे, और फिर सारी इंस्टॉलमेंट को डाउन पेमेंट के साथ में जोड़ देंगे, जो कि इस क्वेश्चन में है नहीं डाउन पेमेंट।
अगर जोड़ देंगे तो हमारा कैश प्राइस आ जाएगा। तो मैंने लास्ट की इंस्टॉलमेंट सबसे पहले ली, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट के अंदर 6,000 रुपीज था। 6,000 अपने आप में विद इंटरेस्ट अमाउंट था, यानी कि इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड था जो कि 20% था, तो ये अपने आप में 120% पे। अगर ये 6,000 120% है तो बताओ 20% कितना होगा? 1,000। फिर मैंने 6,000 में से 1,000 माइनस कर दिया, अमाउंट आ गया 5,000। अब इसके बाद में मैं थर्ड इंस्टॉलमेंट पे जा रहा हूं, पीछे से चल रहा हूं ना, तो जब मैं थर्ड इंस्टॉलमेंट में चलता हूं ना, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट में फोर्थ इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस भी इंक्लूड होता है फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट। जब हम इंटरेस्ट लगाते हैं तो बैलेंस अमाउंट पे लगाते हैं, तो बैलेंस अमाउंट कितना रहा होगा? थर्ड प्लस फोर्थ। तो मैंने क्या किया, उसके कैश प्राइस को भी इंक्लूड कर दिया। 11,000 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट लगा होगा, यानी कि 11,000 रुपए अपने आप में 120% है। तो बताइए 20% कितना होगा? 1,833 रुपए। फिर इस साल की, फिर इस इंस्टॉलमेंट में से मैंने इस इंटरेस्ट को माइनस किया, तो मेरा ये अमाउंट निकल करके आ गया। इसके बाद मैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे जाता हूं। सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे जब जाता हूं तो थर्ड इंस्टॉलमेंट और फोर्थ इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, उस पर भी इंटरेस्ट लगता है। तो इंटरेस्ट का अमाउंट निकालने के लिए मैंने 6,000 रुपए में पिछली वाली दो कैश प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट जो कि प्रिंसिपल अमाउंट था, उसको भी इंक्लूड कर दिया। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। तो ये अमाउंट आ गया 15,167, 15,167। अगर अपने आप में 120% है तो बताइए 20% कितना होगा? इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया 2,528 रुपए। अब इस अमाउंट में से 6,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट में से इतना माइनस कर दिया, तो इतना हमारा कैश प्राइस आ गया, यानी कि प्रिंसिपल प्राइस आ गया। बच्चे जो गलती करते हैं वो पता क्या करते हैं? 15,167 में से ना 2,528 माइनस कर देते हैं। बेटा 15,167 इंटरेस्ट का अमाउंट, वो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं था, 6,000 रुपए इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था, तो उसी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे और इस तरीके से हम कैश प्राइस निकाल लेते हैं। डाउन पेमेंट हमारे पास में निल होती, इस क्वेश्चन के अंदर निल थी। तो आई होप आप लोगों को ये रीरिवाइज हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा। हाँ जी, हमारे को करना है डिफॉल्ट। रिपोजिशन भी नहीं लिखता मैं, लिखता हूं यहां पे डिफॉल्ट। ऑन इंस्टॉलमेंट मैंने एक इंस्टॉलमेंट पे की, दूसरी इंस्टॉलमेंट पे की, तीसरी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया, तो क्या होगा? डिफॉल्ट तो होगा। अगली बार कर सकते हो, कह रहे। अगर मान लो उसने ये बोला हुआ है अपने टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट के अंदर, मैं बताता हूं, उसने टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर बोला हुआ है कि सर आपको इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए इतना टाइम दिया जाएगा। मान लीजिए मेरी इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई थी 31 दिसंबर को, और 31 दिसंबर को उसने मुझे, मेरे हायर वेंडर ने मेरे को टाइम दे रखा था 2 महीने के अंदर इंस्टॉलमेंट पे कर देना, अदरवाइज हम आपकी गुड्स रिपोजेस कर लेंगे। फरवरी के महीने तक, नेक्स्ट फरवरी तक भी मैं पे नहीं कर पाया, तो अब क्या होगा जी? ले जाएगा। आपने जो प्रवीण जी कहा कि ना नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में पे कर देंगे, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट तो फिर 1 साल बाद आएगी। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, बात समझ में आई आपको? तो ये डिफॉल्ट के ऊपर ना रिपोजिशन हो जाता है। अब मैं ना रिपोजिशन की बात कर रहा हूं। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास 2 केसेस हैं। अभी हम आज की क्लास में एक ही केस करेंगे ताकि धीरे धीरे सीख सकें। मान लीजिए मैं अपने हायर वेंडर से 3 प्लांट एंड मशीनरी परचेज करके लेके आया था और मैंने तीनों के ऊपर डिफॉल्ट कर दिया रीपेमेंट में, जो भी इंस्टॉलमेंट मुझे पे करनी थी। अलग अलग एग्रीमेंट के अंदर तो होगा नहीं, वो सेम एग्रीमेंट के अंदर होगा कि 3 प्लांट एंड मशीनरी में लेकर के आ रहा हूं। तो अब मैंने डिफॉल्ट किया तो तीनों पे ही डिफॉल्ट हो गया। तो हो सकता है कि वो तीनों की तीनों प्लांट एंड मशीनरी कॉन्फिस्केट कर ले, या फिर हो सकता है वो मुझ पे दया करके 2 ले जाए और 1 मेरे पास रहने दे। तो यहाँ ना 2 तरह के केस होते हैं।
पार्शियल रिपोजिशन और फुल रिपोजिशन। तो आज हम करेंगे फुल रिपोजिशन, और फुल रिपोजिशन के अंदर हम 3 प्लांटेड मशीनरी का एग्जांपल नहीं लेंगे, हम प्लांटेड मशीनरी एक ही रखेंगे, एक ही लेके आए थे और एक ही हमसे छीन ली गई। तो मैंने ना पहले बात करता हूं आपसे बुक्स ऑफ हायर परचेजर। हाँ जी, मेरी बात सुनो, लिखना कुछ मत अभी, सिर्फ ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब हम प्लांट एंड मशीनरी लेकर के आते थे तो हमारी एंट्री क्या बनती थी? प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। अब ये प्लांट एंड मशीनरी हमसे छीनी जा रही है या हम दे रहे हैं, तो रिवर्स एंट्री नहीं हो जानी चाहिए क्या? हाँ सर बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या होगा? हमारा जो हायर वेंडर था, हमारी लाइबिलिटी थी, वो अब खत्म हो गई, हम नहीं पे कर पा रहे, ऐसा हम मानते हैं। या फिर आप कह सकते हो डेबिट द रिसीवर। और प्लांट एंड मशीनरी चली गई तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कुछ भी कह सकते हो। या फिर ये कह सकते हो ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटी ऑफ हो जाती है, लाइबिलिटी खत्म हो जाती है तो डेबिट हो जाता है, एसेट कम हो जाता है तो क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। तो क्या मेरी एंट्री इस तरीके से नहीं बननी चाहिए? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। मानते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब बात ये आती है कि मैं किस अमाउंट पे इस एंट्री को कोट करूं, किस अमाउंट पे कोट करूं। देखिए समझिएगा, ध्यान से सुनना। ये मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी, ये मैंने सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर दी, अब थर्ड इंस्टॉलमेंट पे मैंने डिफॉल्ट कर दिया। डिफॉल्ट थर्ड पे क्या मानते हैं? जब थर्ड इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई होगी, मतलब मैं इसको खरीद के कब लाया था? यहां लाया था, यहां पे मैंने डाउन पेमेंट की होगी, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट पे मैंने डिफॉल्ट कर दिया, और थर्ड इंस्टॉलमेंट 31 मार्च को ड्यू हो रही थी मान लो। तो आपको नहीं लगता यहां से यहां तक का जो इंटरेस्ट था वो भी ड्यू हो चुका था? और डिफॉल्ट कब होगा? जब वो मुझसे पैसे मांगने आएंगे, या फिर जिस दिन ड्यू डेट होगी पैसे देने की, है ना, डिफॉल्ट तो उसी दिन होगा ना। क्या ऐसा हो सकता है कि सेकंड इंस्टॉलमेंट पे की है और साथ में ही अपनी इंटेंशन बता दियो, अब नहीं आ रहा मैं तुम्हारे पास दोबारा पैसा देने के लिए? ऐसा होते ही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो हम खुद से नहीं बताते, बताते कब है? जब ड्यू डेट आती है कि वी आर नॉट एबल टू पे, उस दिन तक हमारा इंटरेस्ट ड्यू हो चुका होता है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमने जो डिफॉल्ट किया है वो प्लांट एंड मशीनरी की रिमेनिंग वैल्यू पे किया है अलोंग विद इंटरेस्ट? मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इस चीज को, इसको भगा देता हूं मैं यहां से। ये किस पे होगा डिफॉल्ट? डिफॉल्ट ऑन प्राइस विद इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। क्या मैंने ठीक लिखा? हाँ सर आपने ठीक लिखा। और मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? ठीक है जी। बड़ी ठंडी सी हाँ थी, आई तो हाँ बोलो, नहीं आई तो ना बोलो। आ गया ना? ठीक है भाई, ऐसा है ना। हाँ बोलो। जो प्लांट मशीनरी में तो अमाउंट तो उतना ही होगा जितना प्लांट की एक्चुअल वैल्यू बच गई है। हाँ। जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो तो इंटरेस्ट वाले अकाउंट में होगा। तो अगर हम अमाउंट डालेंगे तो एक में ज्यादा है। नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये एंट्री सही होगी, मैं दिखाऊंगा। जो इंटरेस्ट का अमाउंट आता है वो तो वेंडर के अकाउंट में जाता है। हाँ जी। और इंटरेस्ट में आता है। हाँ जी। और प्लांट मशीनरी में तो रिमेनिंग। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आप हायर वेंडर अकाउंट को डेबिट करोगे? है ना। मान लो ये, चलो आपने बोला, और मैं इसको थोड़ा सा बना करके आपको दिखाता हूं। ये हमने फर्स्ट, क्या नाम है, पहले हमने ये हायर वेंडर अकाउंट ओपन किया, यहाँ डाउन पेमेंट पे की, यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की, ये हमारा बैलेंस शीट, अकाउंट क्लोज। अगले साल का ड्यू हुआ इंटरेस्ट, और मैंने इस साल पेमेंट कर दी, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर दी, ये मेरा बैलेंस शीट आ गया, अकाउंट क्लोज। थर्ड बैलेंस बीडी, इंटरेस्ट ड्यू हुआ, अब डिफॉल्ट कर दिया,
तो वेंडर तो अब सुनो तो सही मेरी बात, ये हायर वेंडर को क्लोज करना है मैंने अकाउंट को, और यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट है, लेट से मान लीजिए ये विद इंटरेस्ट जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 18,000। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, और यहां पे टू, बोलो क्या है, वही तो कंफ्यूजन है, क्योंकि इसमें तो आधा तो अमाउंट उसमें ना, आपकी जर्नल एंट्री देखो ना प्लांट एंड मशीनरी में तो रिमेनिंग पार्ट की वैल्यू बची हुई ना। सर, आपको दिखाऊंगा ना वहां प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के अंदर प्रॉफिट या लॉस भी तो आएंगे। आपने ऊपर एक जर्नल एंट्री लिखी है कि नहीं लिखी? तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट होना चाहिए किस अमाउंट से, जितना अमाउंट ड्यू है ना, जितना अमाउंट ड्यू है। तो ये 18,000। अभी जो आप बात कह रहे हैं ना, आप जो बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं आप प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में सेम अमाउंट लिखेंगे 18,000, तो रिमेनिंग पैसा कहां जाएगा? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में। वो लॉस पे जाएगा या प्रॉफिट पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अभी बना के दिखाऊंगा, हैव पेशेंस। ये तो अच्छा है, चलो आपकी बात समझ में आ रही है तभी तो आप पूछ रहे हो, कोई बात नहीं। मैं ना वैल्यूज की बात कर रहा हूं अभी केवल, ठीक है? देखो ध्यान से, अभी केवल जर्नल एंट्री पे ध्यान दो, वैल्यूज को हम फिर भी, लेकिन यहां बताना जरूरी था क्योंकि बच्चे है ना कभी कभी क्या करते हैं, इंटरेस्ट ड्यू ही नहीं करते। उनको ये लगता है क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लो डिफॉल्ट है सेकंड पे, तो अच्छा अब तुम्हारे को तो पता है कि डिफॉल्ट है सेकंड इंस्टॉलमेंट पे। सेकंड इंस्टॉलमेंट ना वो इंटरेस्ट ड्यू ही नहीं करते, क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री ही नहीं करते। अरे भले मानस, सोचने वाली बात है कि डिफॉल्ट तो ड्यू डेट पे होगा और ड्यू डेट तक इंटरेस्ट का अमाउंट ड्यू हो चुका होगा, तो हम उस इंटरेस्ट के अमाउंट को बताना चाहते थे, इसलिए हमने इस अमाउंट के ऊपर डिबेट की। ये जो अमाउंट अभी निकलेगा ना, जो अमाउंट अभी आएगा रिमेनिंग, जो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में बच जाएगा, उसको हम प्रॉफिट या लॉस ट्रीट करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे, प्लांट एंड मशीनरी वाले पार्ट को, ठीक है? अभी देखो ध्यान से सुनना, अभी जब क्या नाम है क्वेश्चन करेंगे ना फिगर्स के साथ में तो अच्छे से और समझ में आएगा। पहले ये बताओ, इस जनरल एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो समझ में आ गया ना कि लेते समय इसकी उल्टी एंट्री बनी थी, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है जी। और देखो मैंने यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी लिख दिया, इसको तरीके से लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर, ठीक है जी। तो अभी सिर्फ कंसंट्रेट करना इस बात पे कि हमें इंटरेस्ट का अमाउंट भी इंक्लूड करना है, उसके साथ डिफॉल्ट हुआ है, ठीक है? अच्छा, तो मैं क्या कहता हूं, बीइंग गुड्स टेकन ओवर बाय हायर वेंडर, गुड्स नहीं सॉरी प्लांट एंड मशीनरी टेकन ओवर बाय हायर वेंडर ड्यू टू डिफॉल्ट, ठीक है जी। ये एंट्री हमने लिख दी। नेक्स्ट, अब ये तो इसने वापस कर दी, ठीक है? और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के अंदर अगर कोई बैलेंस आता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर था, इन दोनों अकाउंट्स के अंदर सेकेंड ईयर पे जाकर के मेरी जो वैल्यू बच जाती है वो बच जाती है इसमें 18,000 विद इंटरेस्ट, ये मैंने अभी आपको बताया, हायर वेंडर अकाउंट में। और यहां पे मेरे पास में ईयर एंड पे मेरी वैल्यू डेप्रीसिएशन लगाने के बाद, डेप्रीसिएशन लगाने के बाद यहां पे मेरी वैल्यू आ जाती है, मान लीजिए 17,000, 17 नहीं मान लीजिए 14,000। तो ये प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर अकाउंट जो है ये क्रेडिट हुआ है 18,000 रुपए से, 18,000 रुपए से, यहां 18 लिख देता हूं। तो हम क्या कहते हैं,
डेप्रीसिएशन लगाने के बाद बैलेंस सीडी बच गया था 14,000, लेकिन इसको रिपोजेस किया गया 18,000 रुपए। ठीक है, अब बताओ बैलेंसिंग फिगर जो है वो प्रॉफिट है कि लॉस है? 14,000 रुपए की कीमत हमने मानी हुई थी और उसको रिपोजेस करके ले गया है ये 18,000 रुपए, तो प्रॉफिट है ना। तो हमारी बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आएगी। तो हम इस अमाउंट को कहां चार्ज कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। यही मैं आपको बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन अगर यही वैल्यू रिपोजेस की जो है वो है 8,000, 8,000 मान लीजिए ये 8,000, तो हमने जिसकी वैल्यू लगाई हुई थी 8,000, 14 को काट दिया मैंने, हमने जिसकी वैल्यू लगाई हुई थी 8,000, 14,000 लगाई हुई थी, सॉरी, देखा मैं भी कंफ्यूज हो गया ना। हमने जिसकी वैल्यू लगाई हुई थी 14,000 बैलेंस सीडी, उसको रिपोजेस कर लिया गया है कितने पे? 8,000 रुपए पे। तो हमारे को जाहिर सी बात है लॉस आएंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी? लॉस क्रेडिट हो जाएगा। लॉस क्रेडिट हो जाएगा, तो ठीक है, लॉस लॉस क्रेडिट होगा, लेकिन पीएनएल के अंदर एंट्री होगी इसकी। तो एंट्री क्या बनेगी? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर। ठीक है ना। देखो सिंपल सी बात है, डोंट बी कंफ्यूज। हम क्या कहते हैं कि हमारे पास में रिपोजिशन हो रहा है। अब रिपोजिशन के टाइम पे दो चीजें हो सकती हैं। हमने उसको डेप्रिशिएट किया हुआ है, तो हमारी वैल्यू उसकी वैल्यू से मैच करे, ये जरूरी तो नहीं है। हमने जो डेप्रिसिएशन लगाया, मान लो 20% लगाया, 30% से लगाया, हैवी अमाउंट से डेप्रिशिएट कर दिया हमने, और वो गुड्स रिपोजेस करके लेके जा रहा है किसी और वैल्यू पे। तो जो दोनों का डिफरेंस है, हमारे हायर वेंडर अकाउंट का और हमारे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का, वो क्या माना जाएगा जी? हमारा प्रॉफिट या लॉस माना जाएगा। और कहां चार्ज होगा जी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मैं क्या यहां पे ये एंट्री लिख सकता हूं? मैं एंट्री नहीं लिखता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं एनी डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ गुड्स, प्लांट एंड मशीनरी, गुड्स नहीं, प्लांट एंड मशीनरी repossessed will be charged to profit and loss account। ठीक है जी। इफ इट इज प्रॉफिट तो हमारे पास में प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर डेबिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इफ इट इज अ केस ऑफ लॉस तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल, जैसे हम डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर प्लांट एंड मशीनरी बेचने पे करते थे। ठीक है ना, नॉर्मल सी बात, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट जैसा होता। ओके जी, चलो ये तो हो गया। अच्छा, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, तो बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गए, ये यहां से जा चुकी है। अब पहुंची किसके पास में है? हायर वेंडर के पास। तो अब हम बनाएंगे बुक्स ऑफ हायर वेंडर अकाउंट। ठीक है जी, चलो अब हम क्या कहते हैं, सबसे पहले तो वो सामान वापस लेकर के आया है ना। तो बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए? तुम बताओ एक बार के लिए, क्या कहता है तुम्हारा मन? और मेरे को पक्का पता है तुम गलत बोलो। सर एक मिनट। हाँ, नहीं नहीं नहीं, इसको बोलने दे, पहले इसको बोल, गलत करेंगे तभी सही सीखेंगे। हाँ बेटा बोल। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर बोल देता हूं। हाँ, ये कहता है कि ना
सर सीधी सी बात है, हमारा हायर वेंडर के हिसाब से हायर परचेजर कौन है, उसका डेटर है, और डेटर कम हो गया इसलिए क्रेडिट हो गया, और प्लांट एंड मशीनरी वापस आ गई इसलिए डेबिट हो गई, प्लांट एंड मशीनरी बढ़ गई हमारे पास में। ठीक है जी, ये इन्होंने ये एंट्री बनाई है। प्रवीण जी आप क्या, अब आपका टर्न निकल चुका है, अब आप छोड़ दीजिए। प्रवीण जी आप बोलिए, आप क्या कहते हैं? यही थी प्रवीण जी की भी, इसके जो स्टॉक है ना, इसके कुछ अलग होगा। लास्ट क्लास में बताया था, ये इसके लिए प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, ये इसके लिए स्टॉक है। तो गलती देखो, मैंने तुम्हें अभी तो केवल एक ही दिन बीता है, अभी केवल एक ही दिन बीता है, हम गलतियां कर रहे हैं, लेकिन देखो अच्छी बात यह हमें गलतियां पता लग रही हैं, तो यहीं पे सारी गलतियां करेंगे और यहीं पे सॉर्ट आउट करेंगे मैटर को। तो हम क्या कहते हैं, हम यहाँ पे ना प्लांट एंड मशीनरी नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? कल की क्लास में क्या बताया था? सेल, सेल्स एक तरह से सेल्स रिटर्न हो गई ना, तो मैं क्या बोलूं, प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर परचेज सेल अकाउंट डेबिट। तो हायर परचेज तो सिस्टम का नाम है, प्लांट एंड मशीनरी हमारी गुड्स है, ठीक है जी, और सेल, ये सेल रिटर्न हो गया हमारे पास। अब इसके लिए ना हम इतना लंबा पचड़ा पालें, उसके लिए ना हम एक अकाउंट ओपन कर देते हैं, उसका प्यारा सा, सस्पेंस नहीं, सस्पेंस बिल्कुल भी नहीं, उसका प्यारा सा नाम है गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट। हाँ सर ये ठीक है। देखो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी से छुटकारा मिल गया, तो कंफ्यूजन खत्म हो गई। हमने यहाँ पे इसको गुड्स बोला, हमने यहां से इसको गुड्स बोला, और ये गुड्स हमारी ओरिजिनल गुड्स नहीं है, रीपोजेस्ड गुड्स हैं, ये भी पता लग रहा है। तो हमारा इसका प्यारा सा नाम, मतलब हम क्या कर रहे थे, हमने जब बेचा था तो हमने क्या बोला था, प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर परचेज सेल अकाउंट, है ना, तब हमने ये नाम रखा था। लेकिन अब इतना लंबा नाम सेल्स रिटर्न के केस में नहीं रख सकते हम कहते हैं एक नया अकाउंट ओपन कर दो जिसका की नाम हो गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट, और इसके अंदर क्या है, ये क्या है, ये एक तरीके का स्टॉक दिखाई दे रहा है हमारे पास में, चीजें वापस आ गई हैं हमारे पास। तो इसको तरीके से लिखेंगे, गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। हाँ जी, ये जो अमाउंट है ये विद इंटरेस्ट ही, जिसपे हम इसको वापस छीन करके लाए, ठीक है, ओके, विद इंटरेस्ट, विद इंटरेस्ट, ठीक है सर। अच्छा अब सोचो, इधर सुनो मेरी बात, टीपने की लगी रहती है। देखो एक बात बताओ मेरे को, अब गुड्स रिपोजेस्ड करके लेके आया हूं तो इसका क्या करूंगा मैं कौन हूं, मैं हायर वेंडर हूं। अब क्या करूंगा, इसको अपने घर पे खड़ा कर लूं, और मेरा तो हर कस्टमर, हर तीसरा कस्टमर ऐसा करता रहता है मेरे साथ में, तो क्या करूं, मेरे घर पे तो गाड़ियां ही गाड़ियां, मशीनरी मशीनरी। तो सर इसको ना रीसेल कर दो, लेकिन ना रीसेल करने से पहले ना कोई इसकी शक्ल देखेगा ना प्लांट एंड मशीनरी की, कहेगा अरे ये तो यूज्ड है, खरीदेगा ही नहीं। क्या कहता है, OLX पे बेच दूं, तो मेरा बिजनेस ही, मैं भी OLX पे बिक जाऊंगा फिर तो। मैं क्या करता हूं, इसकी डेंटिंग पेंटिंग करवाता हूं, बढ़िया सुंदर बना देता हूं इसको, तो उसके लिए कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं। देखो मैं समझाता हूं, नेचर समझना। एक बात बताओ, जब मैं प्लांट एंड मशीनरी या फिर कोई भी गुड्स जिसको कि नॉर्मली रिपेयर करवाता हूं, तो उस रिपेयर को अपना रूटीन एक्सपेंडिचर मान करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देता हूं। लेकिन आज इस रीपोजेस्ड गुड्स को मैं डेंटिंग पेंटिंग करवा रहा हूं, जिससे इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो इसका नेचर क्या है, रेवेन्यू नेचर है या कैपिटल नेचर है? कैपिटल नेचर है।
तो इसका मतलब इसको P&L अकाउंट में नहीं जाना चाहिए, इसको कहां जाना चाहिए, गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट में ही जाना चाहिए। देखो उस चीज का नाम हमने क्या रखा हुआ है, गुड्स रीपोजेस्ड। तो उस चीज के ऊपर अगर मैं कोई कैपिटलाइज नेचर के खर्चे करता हूं तो उससे उसकी वैल्यू बढ़ती है, तो वो उसी अकाउंट में जाएगा ना। जैसे 1 मिनट के लिए मैं ये कहता हूं, नॉर्मली हम लोगों ने फाइनल अकाउंट के अंदर इस चीज को सुना होगा पिछली प्रीवियस क्लासेस के अंदर फाउंडेशन में, कि हमने कहा हमने ना बिल्डिंग ली और बिल्डिंग का रिपेयर करवाया तो वो रेवेन्यू नेचर का है, लेकिन बिल्डिंग का अगर कंस्ट्रक्शन करवा दिया तो वो कैपिटलाइज नेचर का, फिर वो बिल्डिंग के नाम से ही जाना जाएगा। इसी तरीके से ये वाले एक्सपेंडिचर से इस प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज होने वाली है, और अगर इंक्रीज होने वाली है तो सर जी इसको आप इसी का पार्ट मानो, क्योंकि जिस भी प्लांट एंड मशीनरी की या जिस भी चीज की वैल्यू बढ़ जाती है वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा नहीं होता, वो कैपिटलाइज नेचर का खर्चा होता है, वन टाइम चार्जेस होते हैं। और क्या बार बार मैं उसके रिपेयर करवाता रहूंगा, नहीं, एक बार करवाऊंगा और उसको बेच दूंगा, या फिर से कहूंगा उसको कस्टमर भाई साहब मैं आ रहा हूं आपके पास रिपेयर दोबारा करवाने की, बाद में तो उसकी हो गई ना प्लांट एंड मशीनरी जिसको मैं रीसेल कर दूंगा ही। तो हमारे पास में यहाँ पे एंट्री देखो बेटा, मैं ना जस्टिफाई कर रहा हूं, मैं बार बार एक बात कहता हूं, जर्नल एंट्री जस्टिफाई होनी चाहिए, आप उसके नेचर को देखो, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी जर्नल एंट्री लिख दोगे। तो यहां पे मैंने क्या लिखा, गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि ये कैपिटलाइज नेचर के एक्सपेंडिचर हैं। यहां पे लिख देता हूं बीइंग गुड्स रीपोजेस्ड, और यहां पे बीइंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन गुड्स रीपोजेस्ड। ठीक है जी, ओके, कोई शक? हाँ बोलो। रीपोजेस करते वक्त भी तो कुछ खर्चे होंगे, तो खर्चे कैपिटल नेचर के, हाँ वो कैपिटल नेचर के होंगे और उससे रीपोजेस अकाउंट में डाल देंगे। क्रेन ब्रेन लेकर के गया था, खींच करके लाया था गाड़ी को, प्लांट एंड मशीनरी को, वो सारे कैपिटलाइज नेचर। और अगर मैं इसको अपना बिजनेस एक्सपेंडिचर का नॉर्मल एक्सपेंस मानता हूं तो इसको P&L अकाउंट में भी डाल सकता हूँ, डिपेंड करता है। इतनी इसमें इतनी चीजें नहीं दी हुई होती, बस यही दिया हुआ होता है कि हमारे पास में गुड्स रिपोजेस्ड के ऊपर हमने कुछ खर्चे किए और वो कैपिटलाइज नेचर के। ठीक है जी, अच्छा सुनो, वो वन टाइम चार्जेस ही होते। अच्छा सुनो मेरी बात, अच्छा गुड्स रिपोजेस करके और इसको वापस से चमका करके अब क्या करूंगा, बेचूंगा। बेचूंगा तो गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट को बंद करना पड़ेगा, अभी खुला हुआ तो डेबिट है, चला जाएगा मेरे पास से ही। तो हम क्या एंट्री बना देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा भी तो आएगा ना, या तो पैसा आएगा या फिर से क्रेडिट पे बेच दूंगा। लेकिन ना जनरली मैं इन चीजों को वापस से क्रेडिट पे नहीं बेचता, क्योंकि मुझे पता है ये रीपोजेस गुड्स है, 4 दिन बाद कस्टमर फिर से कंप्लेंट करने लग जाएगा, तो मैं इसको वन शॉट ही बेचता हूँ। हमेशा ऐसा ही होता है, कोई भी ऐसी सेकेंड हैंड चीज होती है ना, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि वो फटाफट से बिक जाए। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ होता है कि उसने उसको क्रेडिट पे सेल किया या कैश में सेल किया। कैश में किया तो बैंक लिख देंगे कैश या बैंक, और क्रेडिट पे क्या होगा तो नाम लिख देंगे कस्टमर का। ठीक है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा वो फिर डेटर बन जाएगा, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट। being goods repossessed sold। अच्छा जी, अब बेचने में कुछ ना कुछ प्रॉफिट या लॉसेस होंगे, प्रॉफिट ही होंगे, लॉसेस क्यों लूंगा मैं, लेकिन हो सकता है लॉसेस हो जाए। तो प्रॉफिट और लॉसेस ऑन रीसेल सबको मालूम है सर। एंट्री क्या बनेगी, अगर लॉस होंगे तो एंट्री बन जाएगी P&L अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट।
रिपोजेस्ड अकाउंट के अंदर ही तो एंट्री होगी ना, और अगर प्रॉफिट्स होंगे तो इसकी रिवर्स एंट्री बन जाएगी, गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिंपल। ठीक है ना? तो ये जर्नल एंट्रीज इस तरीके से बनती हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। ये मैंने पूरी स्क्रीन पे दिखा दिया है, देख सकते हो। ठीक है जी।